नमस्कार, आपके फेवरेट नंबर 1 शो बिग बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। हरियाणा में आरक्षण की आग अभी धधकी भी नहीं, लेकिन आरक्षण की ये आग का धुआं बीजेपी में लगातार उठता ही जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में आरक्षण पर अंतर्कलह की बात अब बहुत ज्यादा आगे निकल गई लगती है। अब बात बगावत होने की जैसी लग रही है। हम बात कर रहे हैं राजकुमार सैनी साहब की। राजकुमार सैनी भारतीय जनता पार्टी के कुरुक्षेत्र से सांसद हैं और जाट आरक्षण की लगातार मुखालफत कर रहे हैं। राजकुमार सैनी ने अब कहा है कि अगर सरकार ने जाटों को ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण दिया तो वो पार्टी छोड़ देंगे। उधर जाट समुदाय राजकुमार सैनी की बयानबाजी से बेहद खफा है और राजकुमार सैनी का इलाज करने का दम बढ़ रहा है। क्या कुछ है ये सारा मसला आज बिग बुलेटिन पर, इसी पर हम बिग डिबेट करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट कि आखिर ये सवाल हम आज इस बिग बुलेटिन में उठा क्यों रहे हैं। मैं जिस समाज ने मुझे वहां तक पहुंचाया और जिस खाते में मुझे टिकट भी मिला बैकवर्ड समाज के माध्यम से, जो अगर मैं उनकी बात नहीं कह सकता, जाट 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 कर सकते हैं, मैं एक वर्ग की बात नहीं कह सकता, मुझे ऐसी राजनीति से क्या सरोकार। सुना आपने, ये हरियाणा के बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी के बागी सुर हैं। जाट आरक्षण पर बीजेपी में अंतर्कलह पहले से जारी थी, लेकिन अब बात बगावत तक पहुंच गई है। सांसद सैनी ने साफ कर दिया है कि अगर ओबीसी कोटे के तहत जाटों को आरक्षण मिला तो वे बागी होंगे ही, और बागी पिछड़ा समाज भी होगा। के सदस्य के साथ साथ आज अपने हक को छीनता हुआ देख करके इस बात के लिए खड़े हैं कि अगर हमारे ही नेताओं के हाथ से अगर हमारा नुकसान होता है तो उनकी आत्मा जहां रोएगी, जहां उनके हकों के ऊपर कुठाराघात होगा, वहां ये लोग निराशा के साथ साथ बगावत पर भी उतर सकते हैं। आरक्षण को लेकर बीजेपी बेशक जाटों के साथ खड़ी होने का दावा कर रही हो, लेकिन सांसद सैनी पिछड़ा वर्ग की रहनुमाई कर रहे हैं। उनका आरोप है कि पिछड़ा वर्ग की आवाज उठाने पर पार्टी की ओर से उन पर दबाव भी बनाया गया। पहले मुझे कई बार इस बात का प्रेशर आया, लेकिन आज मुझे अपनी बात कहने से वो आपने हमारे प्रभारी से भी पूछ लिया होगा और पूछा होगा, आप ही ने पूछा, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये किसी के बाप की पार्टी नहीं है। काबिले गौर है कि जाट समुदाय आरक्षण पर आर पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा है और राजकुमार सैनी को डर है कि कहीं दबाव में आकर सरकार आरक्षण को लेकर कोई कदम न उठा ले। यही वजह है कि उन्होंने अब फाइनल ऐलान कर दिया है और ये साफ कर दिया है कि ऐसी सूरत में वो बीजेपी छोड़ पिछड़ा वर्ग को चुनेंगे। ईटीवी न्यूज के लिए अंबाला से आशीष अग्रवाल की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी किसी के बाप की पार्टी नहीं है। ये हम नहीं, आपने सुना, राजकुमार सैनी कह रहे हैं। इस तेवर को आप बगावती नहीं तो और क्या कहेंगे। लेकिन ये बगावत क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय में मुश्किलें पैदा कर सकती है? इन्हीं पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पैनल मौजूद है। हमारे संपादकीय सलाहकार गोविंद ठुकराल साहब, हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के राजीव जेटली जी, हमारे साथ कांग्रेस के हैं केवल ढींगरा जी, हमारे साथ इनेलो से हमेशा की तरह बहुत ही होमवर्क करके आज भी आए हैं शेरवाल साहब, अशोक शेरवाल साहब, और हमारे साथ जाट नेता भी जुड़े हैं रोहतक से, इनसे भी हम आपका तारुफ करवाएंगे। बहरहाल परिचर्चा हम शुरू करते हैं ठुकराल साहब से। ठुकराल साहब, ये जो बगावत है इसका अंजाम क्या होगा? देखिए, अगर तो ये किसी
जानबूझ के करवाया जा रहा है, फिर तो वो असल बगावत नहीं होगी, वो तो दिखाने के लिए होगी। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी इस इशू पे फंस गई है। अभी जो समाप्त हुआ विधानसभा का सत्र जो समाप्त हुआ, उसमें लोकदल वालों ने एक एडजर्नमेंट मोशन दिया था, जिसे बाद में कॉल अटेंशन मोशन बना दिया। उसके जवाब में सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ एडवोकेट जनरल आए और उन्होंने कहा कि ये मामला कोर्ट के विचाराधीन है, इसलिए इस पर ज़्यादा बहस नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता, ऐसे कुछ दलीलें दी। और स्पीकर ने बड़ी जल्दी में ही उस कॉल अटेंशन को ख़त्म कर दिया। हालांकि स्पीकर के पास उसको विड्रा करने की पावर नहीं थी, क्योंकि एडमिशन के बाद कॉल अटेंशन मोशन हाउस की प्रॉपर्टी हो जाता है, लेकिन वो कर लिया। सरकार ने अपनी पोजीशन उसमें साफ नहीं की। उसमें 2 मंत्री, खास तौर पे जो जाट मंत्री हैं, वो तो जाट आरक्षण के हक में बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कोई रास्ता निकलाएगा, हम सभी की मदद करना चाहते हैं, आर्थिक भी होना चाहिए। मुझे लगता है कहीं जो गुजरात में हुआ है, और गुजरात वाले जो पटेलों के लीडर हैं, वो नौजवान लीडर हरियाणा में भी लोगों से मिले हैं, इनके लोगों दिल्ली में मिले हैं, गुज्जरों से मिले हैं, वो अब मराठों से मिलेंगे, उसके बाद बाकी प्रांतों में जाके वो अपना एक जुगाड़ सा सेटअप करेंगे। और वो चल रहे हैं कि इसको आर्थिक आधार पे लिया जाए, और इस तरफ चल रहे हैं। लेकिन मांग ये कर रहे हैं कि हमें भी इस जो किट्टी है, इसमें हमें भी हिस्सा दो। जो बुगड़े में आपके पैसा पड़ा हुआ है, उसमें हमारा हिस्सा क्या है। हालांकि वो जानते हैं कि सरकार के पास कोई जॉब नहीं है, कोई ऐसा कुछ हो नहीं रहा जिसमें से बहुत कुछ निकला है। अब 27% में तो वो देने को तैयार नहीं, ओबीसी वाले 27% से बाहर देना मुश्किल है, प्रावधान नहीं है। वो 50% से आगे जा नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में जब इसको खारिज किया, जाटों का रिजर्वेशन खारिज की, उस वक्त बड़े स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा है कि ये कास्ट प्लस जो इकोनॉमिक फैक्टर है, उसको दोनों को लेने का रास्ता होना चाहिए। तारुफ अभी बाकी है। मनोज दोहन साहब, जाट नेता, हमारे साथ रोहतक से जुड़े हैं। दोहन साहब, आप ये जो बयान है इसको किस तरीके से देखते हैं, और इस बयान को अगर हम छोड़ भी दें तो जो ठुकराल साहब बता रहे थे कि ओबीसी में कोर्ट ने मना कर दिया आरक्षण देने के लिए, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो आपको कौन सा रास्ता नजर आ रहा है कि जाट समुदाय को भी आरक्षण का लाभ मिल सके? सर, जो राजकुमार सैनी जी ने जो बात कही है, उसकी इंटरप्रिटेशन मैं इस तरीके से करूंगा कि जो भी नेता होता है वो वैक्यूम में नहीं रहना चाहता, वो हमेशा सुर्खियों में रहना चाहता है, हेडलाइंस में रहना चाहता है, टीवी पर रहना चाहता है। और यह राजकुमार सैनी जी ने जो कहा है, यह एक तो उस दृष्टि से कहा है कि इन्हीं का मुद्दा हरियाणा में और नेशनल न्यूज चैनल्स पे आए और इनकी ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी हो, क्योंकि खुद बीजेपी यही चाह रही है कि राजकुमार सैनी वर्सेस जाट की लड़ाई हो जाए। खुद बीजेपी चाह रही है कि ये ओबीसी वर्सेस जाट की लड़ाई हो जाए। जो सही मुद्दा है, जो इश्यू है, उस इश्यू को कोई नहीं उठा रहा कि जो 27% रिजर्वेशन है, ओबीसी की आबादी 60% है, तो ओबीसी को 60% रिजर्वेशन होना चाहिए, ओबीसी का प्रमोशन में रिजर्वेशन होना चाहिए, ओबीसी का निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन होना चाहिए। उन मुद्दों को नहीं उठाया जा रहा और घुमा फिराकर राजकुमार सैनी वर्सेस जाट यही मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, और यह इन्हीं के माध्यम से हो रहा है। सवाल यह नहीं कि शीशा बचा या टूट गया, सवाल यह है कि पत्थर कहां से आया है। पत्थर जहां से आया है उन लोगों को इस प्रदेश की जनता आइडेंटिफाई कर चुकी है। राजकुमार सैनी पोजीशन में जरूर हैं। डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे कि ये लोग तुम्हें पोजीशन देंगे, पावर नहीं देंगे। राजकुमार सैनी ठीक है, सांसद हैं, लेकिन पोजीशन में हैं। पावर इनके आकाओं के हाथ में है, पावर इनके बॉसेस के हाथ में है, और ये उन्हीं के माध्यम से हरियाणा में संचालित हो रहे हैं। ये केवल एक ड्रामा हरियाणा में चल रहा है। आरोप है, नॉन इशू को इशू बनाने का, आरोप का जवाब देते हैं राजीव जेटली से, मीडिया प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के। जनाब, आप ही बताइए, ये पत्थर कहां से आया? ये जो भड़का रहे हैं जाटों को, आपके जो नेता हैं वो जाके कह देते हैं जी हम तो साथ हैं आपके, अमित शाह साहब से भी मिलवा लाए, मोदी साहब से भी मिलवा लाए, खट्टर साहब भी कहते हैं जी आरक्षण मिलना चाहिए, धनखड़ साहब भी कहते हैं आरक्षण मिलना चाहिए, सभी जाट नेता कहते हैं आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन जो नॉन जाट नेता हैं यहाँ पर भी बिग बुलेटिन की बिग डिबेट में दबी जुबान में ये कह के जा चुके हैं कि आरक्षण का जो आधार है वो अब आर्थिक होना चाहिए। हालांकि ऑफिशियल बाइट देना या जिस तरीके से बागी तेवर
अपने राजकुमार सैनी साहब दिखा रहे हैं वैसे सामने कम ही आए, क्या कहेंगे आप? देखिए मुकेश जी, मैं अभी सुन रहा था अपने भाई मनोज दोहन जी को भी। अच्छा, मनोज साहब को सुना आपने? उनको सुना आपने? राजकुमार सैनी साहब को वो कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी किसी के बाप की पार्टी नहीं है। पहला रिएक्शन उस पर दीजिए। मैं जरूर देता हूं क्योंकि मेरा रिएक्शन इसी बात से जुड़ा हुआ है। मैंने मनोज जी को सुना, मनोज जी की जो बात निकल कर आई है उस बात की वजहों से ही राजकुमार सैनी जी को इस तरीके की शायद टिप्पणियां करनी पड़ती हैं। बहुत कैटेगरिकली इन्होंने एक बात रखी, इन्होंने कहा कि ओबीसी का आरक्षण, ओबीसी की जो कंडीशंस हैं उसमें क्या क्या बदलाव आने चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं पे एक बात तो इन्होंने उठाई कि ओबीसी का कहीं ना कहीं थोड़ा सा हक जरूर रिट्रीव कर लिया जाए, जिसके बारे में इन्होंने चर्चा करी। और जब इन हकों के छीनने की बात आती है तो कोई भी समाज का नेता जरूर खड़ा होगा और वो बोलेगा कि मेरा हक ना लिया जाए, उनको हक दिया जाए या ना दिया जाए, मेरे समाज का हक ना लिया जाए। अब आती है हमारी पार्टी का स्टैंड। पार्टी का स्टैंड हमारा बिल्कुल क्लियर है। अभी तक जो हमारे मनोज भाई उन्होंने एक बात ये नहीं बताई कि आरक्षण छीना क्यों। अभी तक ये बात, इस बात के ऊपर भी चर्चा कर लेनी चाहिए कि आरक्षण विड्रॉ क्यों हुआ। आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने विड्रॉ नहीं किया, आरक्षण विड्रॉ किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती जब रखी गई, उस चुनौती में जिस आधार पर आरक्षण दिया गया था वो आधार विफल रहा, इस वजहों से वो आरक्षण इनसे छीना। आज भारतीय जनता पार्टी जब रिव्यू पिटीशन डालती है उस आधार को फिर से सुप्रीम कोर्ट खारिज करती है। मतलब मुद्दा यह है कि जिसको आधार बनाकर आरक्षण दिया गया था वो आधार खत्म हो गया, वो आधारहीन था। और ऐसे मौके पर अगर किसी समाज के आरक्षण को हटाने की बात की जाएगी या कम करने की बात की जाएगी तो उस समाज का जो नेता है सवाल वो इस तरह की टिप्पणियां जरूर करेगा। हरियाणा के सीधे साधे मेरे जाट भाइयों के लिए सीधा सवाल है, सीधा जवाब देना। ज्ञान की हम में थोड़ी सी कमी है। भारतीय जनता पार्टी का सुप्रीम कोर्ट का जो अब रिव्यू पिटीशन डाली गई थी उसको खारिज करने के बाद एक लाइन में अब भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं? अगर आप ये कहते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है या जो रिव्यू पिटीशन उन्होंने डाली है आप उसके खिलाफ जा रहे हैं, उसकी मुखालफत कर रहे हैं। बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन मिलने के लिए जो आधार बनाना चाहिए, जिस आधार पर मिलना चाहिए वो आधार मजबूत होना चाहिए। मैं एक शॉर्ट में पूरी बात बताया। स्टेट अगर ये आधार एनसीबीसी स्टेट ओबीसी की रिकमेंडेशन के हिसाब से बनाया जाता तो जरूर संविधान में प्रावधान होते। जिन दो वर्टिकल को चुनाव पिछली सरकार को करना था आरक्षण देने के लिए, जो पहला वर्टिकल अपनाया उसी के चलते आज ये नौबत आई कि जाट समाज अपने आरक्षण से वंचित रह गया। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है जब रिव्यू पिटीशन डाली तो आपको बनाना चाहिए था। जब भी हम किसी समाज के आरक्षण की मांग करेंगे। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि जो आधार बनाया था वो गलत था। क्या इनकी पार्टी नए आधार बना के नए ढंग से वही कह रहा हूं मैं। फिर मैं वही बता रहा हूं, बिल्कुल मैं वही बता रहा हूं। जो आधार बनाना चाहिए था और आधार अगर आप सांगवान साहब की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें साफ तौर पर लिखा है, उसमें 4 बातें साफ मेंशन की गई हैं कि जाट समाज एक बड़ा लैंडलॉर्ड है। दूसरी बात मेंशन किया गया है कि पशुपालन में बहुत सक्रिय है। तीसरी बात यह दिखाई गई है कि नौकरियों के अंदर भी उनकी अच्छी परसेंटेज है। और जब एजुकेशन की बात आई उसमें मात्र 3%, जो टारगेट अचीव करना था उसका मात्र 3% कम था। इस आधार पर जब आप वो आधार गलत बनाया गया, कहना क्या चाहते हैं? घुमा आप इतना लंबा बोलते समझ ही नहीं आता क्या कह रहे हैं आप। ये बताइए कहना क्या चाहते हैं? वो जो आधार जो 4 पॉइंट्स आप गिनवा रहे थे वो सही थे गलत थे? देखिए वो गलत थे क्योंकि तो फिर उसको आपने रिव्यू पिटीशन, मैं आपको यही बता रहा हूं, रिव्यू पिटीशन भी इसी बात पर थी कि अगर आप उसको दोबारा से रिव्यू कीजिए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है एक्चुअल पिक्चर, जमीनी हकीकत जो हमारे जाट भाइयों की वो बाहर निकल के आए, जिसे हम खुद कहते हैं कि वो इतने समृद्ध नहीं है जितने समृद्ध कांग्रेस सरकार ने आरक्षण देते वक्त जाट समाज को दिखाया था। हम एक्चुअल पिक्चर लेके आएंगे, जमीनी हकीकत लेके आएंगे। फिर से मैं समझने की कोशिश करूंगा, ज्यादा समझ में नहीं आया। शेरवाल साहब आपको क्या समझ में आया जो जेटली साहब ने कहा? आपको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की नीयत है, नीति है आरक्षण देने की? आपको ऐसा लग रहा है? अगर ऐसा है तो फिर वाकई राजकुमार सैनी साहब का इलाज तो होना चाहिए, क्योंकि वो पार्टी की लाइन के खिलाफ जा रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं पार्टी किसी के बाप की नहीं है, अनुशासनहीनता के दायरे में आ रहे हैं। इससे बड़ा अनुशासनहीन और कौन होगा पार्टी? देखिए बिल्कुल मुकेश जी, आपने बिल्कुल बात बिल्कुल जायज बोली है। और जेटली साहब बड़े विस्तार से बोल रहे थे, लेकिन जो भी बोला है बड़ा घुमा घुमा करके बोला है। जो आपने पूछा है उसका जवाब नहीं दिया गया है।
सवाल यहाँ पर आपने रखा था भी आरक्षण आप दोगे या नहीं दोगे। मैं 2 पॉइंट बोलना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी काम होता है नीति और नियत से होता है जी। सबसे पहले उसकी नियत होती है और फिर उसकी नीति होती है, लेकिन यहाँ पर दोनों में ही खोट है। नीति में भी खोट है, नियत में भी खोट है। यही काम कांग्रेस के लोगों ने किया था, क्योंकि उनको मालूम था कि जाट को आरक्षण संविधान के मुताबिक मिल नहीं सकता। लेकिन नियत कहां पर आई? केवल वोट लेने, वोट का हथियार बना करके जाट को केवल इस्तेमाल करने के लिए 4 मार्च सन 2014 को एनसीबीसी को पे भेज दिया गया इंप्लीमेंटेशन के लिए, आरक्षण देने के लिए। और चुनाव कब था? 10 अप्रैल 2014 को, केवल इस्तेमाल करने के लिए, जबको मालूम था कि ये रिजेक्ट होगा, ये मालूम था कांग्रेस को, लेकिन वो रिजेक्ट हुई। कोई बात नहीं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी कहने लगी कि हम जाटों के आरक्षण में हैं, हम उसकी फेवर में हैं, हम जाटों को आरक्षण देंगे। आज सांसद महोदय बोल रहे हैं कि जाट आरक्षण हमारे, मैं मानता हूं, मैं उनकी बात का भी सहमत हूं कि 27% में से उनकी कटौती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपना हक कोई नहीं देगा, मैं भी सहमत हूं। लेकिन सांसद महोदय को संशय है, उनको शंक है, उनको यानी कि शक है कि कभी 27% में से हमारा आरक्षण ना छीन जाए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है हम आरक्षण के पक्ष में है, तो पक्ष में है तो क्यों नहीं सांसद महोदय को, अपने सांसद महोदय को वो ये श्योर नहीं करते कि हम 27% को नहीं छेड़ेंगे, हम कानून बनाएंगे, हम संसद के अंदर इसको कानून बना करके जाटों को आरक्षण देने की दिशा में काम करेंगे। लेकिन इस दिशा में काम करने की इनकी नियत नहीं है। कारण बतला देता हूं, हमने विधानसभा का सेशन अभी चला, इंडियन नेशनल लोकदल मान्य भाई अभय चौटाला जी अपना एक प्रस्ताव लेकर के आए जाटों के आरक्षण के ऊपर अंडर सेक्शन रूल 73A, उसको कॉल अटेंशन में कन्वर्ट किया गया, जिस प्रकार से हमारे ठुकाल साहब ने बोला है, उसको यानी कि बहस के लिए लगाया गया। कोई भी यानी कि प्रस्ताव बहस के लिए लगाया जाता है, एडमिट किया जाता है, और जब बहस के लिए आता है तो लेकिन उसको स्पीकर महोदय उस बहस से उस प्रस्ताव को वापस लिया जाता है। तो खोट है या नहीं है? शेरवाल साहब आपके पास भी लौटेंगे। नेशनल लोकदल पहले दौर में कांग्रेस का रिएक्शन विधानसभा कानून बना करके केंद्र के अंदर भेजे ताकि तो कानून। भारतीय जनता पार्टी इनेलो, आप दोनों का रिएक्शन हमने लिया। ढींगरा साहब, आरक्षण देने की जो पहल है वो कांग्रेस ने की, लेकिन एक मिनट आते हैं आपके पास, जेटली साहब आते हैं आपके पास। आपने आरक्षण देने की पहल की चैनल के माध्यम से, लेकिन आरोप आप पे ये लगता है कि आपने जो तथ्य जिस तरीके से पेश किए जाने थे वो तथ्य आप पेश नहीं कर पाए। आप पक्ष में हैं, आप कह रहे हैं। जेटली साहब ढींगरा साहब, विधानसभा में हम एक मिनट शेरवाल साहब प्रस्ताव लेकर के आए, प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। नियत में आपकी खोट है। अभी आपको इस बात का भी जवाब दे देता हूं। आप अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर आप हम कहते हैं, नहीं, हम अगर प्रस्ताव आप लेकर पक्ष के में हैं, तो मुझे ये बता दीजिए, छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद उस चर्चा को आगे सार्वजनिक मंच पर कह रहे हैं, लेने का अधिकार नहीं है। आप नहीं ब्रेक के बाद बिग बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी में घमासान मचा है आरक्षण को लेकर, और ब्रेक में जाने से पहले ये घमासान आपने ईटीवी के बिग बुलेटिन में भी देखा। भारतीय जनता पार्टी के राजकुमार सैनी साहब ने जब बयान दिया तो ये उनका निजी बयान बता दिया गया। विपक्ष इस पे चुटकी ले रहा है, चुटकी लेना बनता भी है, विपक्ष का धर्म भी है। कांग्रेस और इनेलो इसे अंतर कलह पर भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश करार दे रही है। ये साजिश इनेलो को, कांग्रेस को क्यों लगती है, ये भी हम इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखाएंगे, और फिर लौटेंगे उसी पड़ाव पर जहां पर हम छोड़ के गए थे बिग बुलेटिन की बिग डिबेट में इस रिपोर्ट के बाद।
जाट आरक्षण पर बीजेपी और राजकुमार सैनी की राह अलग अलग है। आरक्षण पर बीजेपी में बवाल मचा है तो विपक्ष ने भी चुटकी लेनी शुरू कर दी है। बीजेपी भले ही राजकुमार सैनी के बयान से पार्टी को अलग रखती हो, लेकिन विपक्ष को तो साजिश की बू आ रही है। बात आगे ये बढ़ गई कि भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है ताकि जाट समुदाय को आरक्षण न मिले, और उन्होंने शायद अपनी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट को ये छूट दी हुई है कि वो अनर्गल बयानबाजी जारी रखें। तो सैनी साहब बार बार इस तरह के भड़कीले बयान दे रहे हैं और ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की खुद की एक सोची समझी चाल के तहत उनको ऐसे बयान देने के लिए कहा जा रहा है। राजकुमार सैनी भले ही बीजेपी सांसद हों, लेकिन बीजेपी उनके बयान को पार्टी से जोड़कर नहीं देखती है। प्रदेश के मंत्री भी सैनी के निजी बयान का राग अलाप रहे हैं। किसी के ऊपर दबाव डालना, ये मेरे ख्याल से आज तक कोई ऐसा विषय हमारे सामने नहीं आया है। और सैनी साहब का जो बयान है वो उसका अपना पर्सनल मत है, उसका अपना पर्सनल व्यू है, पार्टी का इसके अंदर कोई लेना देना नहीं है। मंत्री जी, काश ये सांसद सैनी का निजी बयान होता। अब बात आगे बढ़ गई है और बगावत तक पहुंच गई है। राजकुमार सैनी ने तो अपनी राह चुन ली है, अब चुनना बीजेपी को होगा और ये देखना होगा कि बीजेपी जाटों को चुनती है या फिर अपने सांसद और पिछड़ा वर्ग को। ईटीवी न्यूज के लिए चंडीगढ़ से अंकित दुदानी के साथ मनोज कुमार की रिपोर्ट। राजकुमार सैनी को लेकर क्या अलग अलग बयान आ रहे हैं, ये बयान आपने सुना। और कौन वो नेता है जो कह रहे हैं कि 13 सितंबर को हम राजकुमार सैनी का इलाज कर देंगे अगर उन्होंने बयानबाजी बंद नहीं की, वो भी हम सुनवाएंगे। लेकिन अभी एक बार फिर से दोबारा लौटते हैं परिचर्चा पर। कांग्रेस के केवल ढींगरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनेलो और भारतीय जनता पार्टी आज काफ़ी गर्म नज़र आ रहे हैं। ढींगरा साहब, आपको बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम आपसे भी ये सवाल पूछते हैं। आपने रस्म अदायगी तो की, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर थी, आपको लगा कि सारे तरफ मुखालफत की लहर है तो कम से कम जाट ही अपने पक्ष में हो जाएं। आपने जाट आरक्षण का लॉलीपॉप थमा दिया, लेकिन जा गिरा वो सुप्रीम कोर्ट में। छोड़िए उसे, उसके बाद इन्होंने भी रिव्यू पिटीशन डाली, वो भी गिर गई। जो राजकुमार सैनी का ये जो बयान है कि भारतीय जनता पार्टी किसी के बाप की पार्टी नहीं है, आपने हमारे प्रभारी से भी पूछ लिया, इस बयान को आप कैसे देखते हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंतर्कलह को आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो आपस की जो अंदर की बात है वो उसमें थोड़ी सी पेचीदगी दिख रही है। असल में एक तरफ तो इनके कुछ नेता जो हैं वो हैं जो आरक्षण की बात के लिए हाँ करते हैं कि होगा, दूसरे लोग हैं वो कहते हैं कि आरक्षण होगा तो हम पार्टी छोड़ देंगे, जैसे ये बागी नेता सैनी साहब कर रहे हैं। मैं इनको बागी नहीं मानता, मैं ये मानता हूं कि जो ऊपर से इनके जो शीर्ष नेता हैं उन्होंने ये बैलेंस बनाने के लिए ये सारा काम का आडंबर रचा हुआ है और जानबूझ के ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये काम किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी देखिए कितने उससे संजीदगी से और कितने उससे बयान रखती है और कितने प्यार से इस बात को करती है और अपने ही पार्टी के एमपी के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेती। ये बात करते हुए हमारे सैनी साहब से हमने मेरे ख्याल से 10 डिबेटें करी होंगी और 6 महीने 8 महीने हो गए इनको यही बागी तेवर दिखाते हुए, और अभी तक किसी भी पार्टी के ऐसे आदमी ने, किसी भी आदमी ने ये नहीं बयान दिया कि हम इनके ऊपर कोई भी 1% भी कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि ये इनके जो बगावती जो कहानी है, डबल स्टैंडर्ड की जो राजनीति बीजेपी अपनी इंटरनल उसमें कर रही है, इस बात से इनका होता है, इस बात से क्लियर हो जाती है बात कि ये आरक्षण के मामले में संजीदा नहीं है, ना ही ये आरक्षण देना चाहते, ना ही इनके मामले में इनका कोई माइंड है। ये जो आरक्षण को लेकर, जाट आरक्षण को लेकर राजनीति चल रही है, सैनी साहब कुछ कहते हैं, बाकी नेता कुछ कहते हैं, इसमें खेल है या भारतीय जनता पार्टी की कोई मजबूरी है कि खुल के सामने नहीं आना चाहते, ना ही खुल के जो वो अनुशासनहीनता के जो दायरे में चीज आ रही है उसकी सजा देना चाहते हैं ताकि ओबीसी वाले भी खुश रहें और जाट भी खुश रहें? भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बड़ी डिसिप्लिन, बड़ी अनुशासन वाली पार्टी मानती है। हाँ। और उसका एक एमपी जब ऐसे तेवर में बात करता है, लगातार बात करता है, टीवी चैनल पे बात करता है, पब्लिक मीटिंग करता है,
हर जगह बोलता है, तो उस पे कहा जाता है कि ये तो उसकी निजी राय है। फिर कहा जाता है जब निजी राय की बात नहीं चलती तो कहते हैं कि हमारे इनर डेमोक्रेसी बहुत है और डेमोक्रेसी में हम ऐसी बातें करते रहते हैं, हमारे खुली छूट है। ये कोई मानने को तैयार नहीं होगा, हरियाणा में, हरियाणा से बाहर भी कोई मानने को तैयार नहीं होगा कि आप ये दोगली सी बात, इधर की बात उधर की बात, दोनों तरफ रखने की ये हाल वो होगा कि दोनों स्टूलों के बीच में गिरेंगे अगर ये सिचुएशन रही। यहाँ विधानसभा में बिल्कुल स्पष्ट था कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पे अपने आप को स्पष्ट नहीं करती, लेकिन जेटली साहब ने थोड़ा साफ किया है। अब अगर ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी गलत तरीके से लेके गई, कमजोरी से लेके गई और बहानेबाजी में रखा, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, तो क्या बीजेपी से ये उम्मीद की जाए कि वो पार्लियामेंट में या वैसे एक ऐसा कानून बनाएंगे पार्लियामेंट में जिसमें जाटों को इलेक्शन दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट में वो बात मान ली जाए? क्या वो ऐसा कर पाएंगे? जेटली साहब, क्योंकि आप बहुत ही इंटेलेक्चुअल किस्म के व्यक्ति हैं भारतीय जनता पार्टी में, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, मेरा सिंपल सवाल है कि एक अनुशासनहीनता और आप कहें कि डेमोक्रेसी, डिसिप्लिन एंड डेमोक्रेसी, इन दो शब्दों में क्या फर्क क्या होता है? देखिए, मैं बिल्कुल पहले तो मैं ढिंगरा साहब की एक बात जो सुन रहा था, बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने, उसका जवाब दे देता हूँ। इन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी बैलेंस बनाना चाहती है, तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि ये बैलेंस नहीं बनाना चाहते थे। अब दूसरी बात जो आपकी बात में बैलेंस बना रहे हैं, बैलेंस मतलब दोनों, बैलेंस से तात्पर्य है कि दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहती है, ना जाटों को नाराज करना चाहती है ना ओबीसी को। मुकेश जी, इससे बात तो साफ हो गई कि जिसको लड्डू दिया था उसका लड्डू वापस छीन लिया गया और दूसरे को दिया ही नहीं गया था, तो ये बैलेंस कहां से बनाते हैं वो आपके सामने स्पष्ट है। अब बात आती है, मैंने ये कही है कि आप लोग लड्डू बना के दोनों हाथों में बैठे हैं, आप उसका जवाब आप सुन लीजिए। अब बात आती है, दूसरी बात यह है कि जाट समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण देने के लिए जो आधार, मैं बार बार इसी बात को रिपीट कर रहा हूं कि जो आधार, जो वर्टिकल निर्धारित किए गए हैं एनसीबीसी और स्टेट ओबीसी देना नहीं। आप सिर्फ एक बात मेरा सवाल क्लियर कर दे, आप मेरी बात का जवाब दे रहे हैं, मैं एक सवाल क्लियर कर दे मेरा, आप मेरा एक सवाल क्लियर कर दे, आप सैनी साहब के ऊपर एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे? उनके जो बगावती बोल है, अगर आप आरक्षण की फेवर करते हैं तो आप उनके ऊपर एक्शन लेंगे? इसका ही जवाब नहीं लेंगे? पार्टी एक्शन लेगी कि नहीं लेगी इसी का जवाब, और कब तक लेगी और कितने टाइम के अंदर लेगी, ये बताएं आप। इसी का जवाब दे रहा हूं आपको कि फिर से मैं रिपीट करता हूं कि वो ये पार्टी किसी के बाप की नहीं है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, मैं इससे बच नहीं रहा हूं। ये पार्टी किसी के बाप की नहीं है, ये पार्टी किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं चलाई जाती, एक परिवार द्वारा नहीं चलवाई जाती। जो परिवार नीचे हिदायत देता है, सुन लीजिए। अब बात यहां पर यह आती है कि पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है, और जैसा मुकेश जी ने प्रश्न पूछा था, बहुत अच्छा प्रश्न है कि डेमोक्रेसी और डिसिप्लिन में क्या फर्क है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हर किसी को अपने विचार रखने का हक है, और जब विचार कानूनी दायरे के अंदर हो, इस बात को गहराई से समझिएगा, जब कानूनी दायरे के अंदर हो, जिस समाज को मिला हुआ हक हो। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस टाइम पे जाट समाज वहां गया था, उनसे एक ही बात कही थी, हम आपको आपका आरक्षण दिलवाएंगे लेकिन किसी का हक छीनेंगे नहीं। ये बात हमारी पार्टी आज भी इस स्टैंड पे कायम है। बीच में आपको एक बार रोकूंगा शेरवाल साहब, आपके पास भी लौटूंगा। ये जो कानूनी दायरे वाली बात है, हम इसको और समझने की कोशिश करते हैं। अखिल भारतीय जाट आरक्षण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यशपाल मलिक साहब। यशपाल मलिक जी ने कहा है, राजकुमार सैनी अगर इसी तरीके से बयानबाजी करते रहे और जाट आरक्षण की मुखालफत करते रहे तो 13 सितंबर को राजकुमार सैनी का स्थायी इलाज कर देंगे। और उन्होंने कहा है कि इसके बाद भी बयानबाजी रही तो इसका खमियाजा राजकुमार सैनी ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भी भुगतना होगा। इस बयान के बारे में भी हम जानेंगे, पहले बयान सुन लीजिए और जो इसके मायने क्या है ये हमें भी समझाने की कोशिश कीजिएगा। ये बयान चलाया जाए यशपाल मलिक का। सैनी जी का इलाज तो हम 13 तारीख को कर देंगे, ठीक। 13 तारीख के बाद अगर सैनी जी कुछ बोल लेंगे तो वो फिर उनकी पार्टी को भी पता लगेगा कि जाट क्या करेगा। जाट कोई हिंसा नहीं करे, जाट गांव में जाट और गैर जाट होकर कोई सामाजिक सामंजस्य नहीं टूटने देगा।
सैनी जी ये चाह रहे कि गांव में जाट और गैर जाट करके तुम कुलदीप बिश्नोई की तरह राजनीति करो और तुम हरियाणा में गैर जाट के नेता बन जाओ। देखा आपने, जो हमने कहा वही आपने सुना। हमारे साथ दुहन साहब हैं। दुहन साहब, ये नहीं लग रहा कि यशपाल मलिक साहब जो हैं, सभी को अपनी बात कहने का, रखने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजीव जेटली जी ने ये कहा और डेमोक्रेसी भारत की भी यही कहती है। क्या इलाज करवाना चाहते हैं आप इनका? कानून के दायरे में होगा वो इलाज या किसी अलग तरीके की रणनीति बनाई जा रही है? हिंसक भाषा है। इस भाषा को सही ठहरा सकते हैं आप यशपाल मलिक की, जिन शब्दों का राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब इस्तेमाल कर रहे हैं? एक तो सर मैं राजकुमार सैनी जी के बयान को अमेंड करना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो किसी के बाप की पार्टी नहीं है, और मैं सैनी साहब को ये बताना चाहूंगा कि बीजेपी आपके बाप की पार्टी भी नहीं है और बीजेपी मेरे बाप की पार्टी भी नहीं है। ना बीजेपी सर छोटू राम के, जो हमारे बाप थे, जो हमारे मसीहा थे, उनके आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है, ना महात्मा ज्योतिबा फूले के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है। ये पार्टी डॉक्टर हेडगेवार की पार्टी है, यह पार्टी गोलवलकर की पार्टी है। न हेडगेवार हमारा बाप था, न गोलवलकर हमारा बाप था। तो आपने कहा कि यह किसी के बाप की पार्टी नहीं है, तो आप यह भी समझ लीजिए न सैनी समाज के बाप की पार्टी है, न ये जाट समाज के बाप की पार्टी है। और दूसरी बात, यशपाल मलिक जी ने कहा कि हम सैनी का इलाज करेंगे। अब सैनी का इलाज क्या करेंगे? चोर को क्या मारना है? चोर की मां को मारो, और चोर की मां जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। चोर की मां जो है वो लोग हैं जो राजकुमार सैनी को धन दे के धुन बजवा रहे हैं। इसलिए हमें ये नूरा कुश्ती पूरे देश में चल रही है। राजकुमार आपसे जो मैंने रिएक्शन मांगा है जनाब दुहन साहब, और जाट की लड़ाई दुहन साहब, आपसे जो हमने जवाब मांगा है वो जवाब मांगा है कि ये जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यशपाल मलिक साहब, राजकुमार सैनी ने जो बयान दिया उस पर हम परिचर्चा कर रहे हैं। क्या ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यशपाल मलिक साहब आरक्षण समिति के, इनका बयान सही है? ये जो बयान है ये सही है? भारतीय जनता पार्टी की और राजकुमार सैनी की तो बात हम करेंगे, आप जाट नेता के तौर पर बैठे हैं। ये जो भाषा है ये हिंसक भाषा नहीं है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए क्या? आप भड़काने की कोशिश नहीं कर रहे हैं इससे जनता को? सर निश्चित तौर पर यह हिंसक भाषा नहीं है। इलाज करने का मतलब है, डॉक्टर किसी मरीज का अगर इलाज करता है तो डॉक्टर हिंसा नहीं कर रहा है, डॉक्टर हमेशा इलाज करता है। और जो समाज के लोग हैं, जो भाईचारा बढ़ाने वाले लोग हैं, इलाज का मतलब है कि राजकुमार सैनी को हमारी ताकत ये समझाएगी। मलिक साहब कब से डॉक्टर की डिग्री इनको आपने दे दी? ज्योतिबा फूले यशपाल मलिक साहब को डॉक्टर की डिग्री किसने दे दी? सही डायरेक्शन में हमें मुझे नहीं पता आपका कौन सी पार्टी से संबंध है, क्योंकि हमने आपको जाट नेता के तौर पर बुलाया है, लेकिन जाहिर है कि फिर कोई यूनिवर्सिटी आपने खोल रखी होगी जो डॉक्टर की डिग्री बांट रही होगी। कौन सी यूनिवर्सिटी ने इनको डिग्री दी है, कौन से मेडिकल कॉलेज ने इनको डिग्री दी है डॉक्टर की, वो भी बता दीजिए, ताकि कुछ लोग और होंगे उनको भी हम इलाज करवाने के लिए इनके पास भेज सकें। राजकुमार सैनी का पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा। सर डॉक्टर अंबेडकर की लाइन पर ये चले, इनका दिमाग का इलाज हो जाएगा। इलाज करने का मतलब यह है कि ये मानसिक रूप से बीमार हैं, इनको सही डायरेक्शन में चलना चाहिए। आप जाट नेता के तौर पर बैठे हैं, लगातार जो आपकी विचारधारा है आप उसका प्रचार भी लगातार कर रहे हैं। चलिए स्वागत है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में सवाल कोई पूछो, जवाब कोई दो, किसी को बाध्य थोड़ी ना कर सकते हैं। शेरवाल साहब के पास हम आ रहे हैं। शेरवाल साहब, ये जो आपने सुना राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक साहब को, हमारी ना यशपाल मलिक साहब से दोस्ती है ना दुश्मनी है, ना राजकुमार सैनी साहब ने हमारा कुछ बिगाड़ा है, ना वो हमारे दोस्त हैं ना दुश्मन है। हम इस परिचर्चा के माध्यम से ये जानना चाहते हैं ये देश में हो क्या रहा है। हरियाणा में अपने अपने हित साधने के लिए, अपने आप को नेता बनाने की खातिर ये सब करके देश का नुकसान करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं लोग? देखिए, दुहन साहब जी ने बड़े विस्तार से बोला है, लेकिन बात का जवाब उन्होंने भी नहीं दिया है। कोई नहीं जिस भाषा का इस्तेमाल, पूछो आपका नाम बताते, गांव का बताते, भाषा का इस्तेमाल यहाँ पर आज हिटलर शाही के
तरीके से आज शब्दों का आज उच्चारण किया जा रहा है, डेमोक्रेसी में, संविधान में कहीं पर भी उसका स्थान नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम आता है, उन्होंने संविधान लिखा है, संविधान में इस भाषा का कहीं पर भी इस्तेमाल करने के लिए इजाज़त नहीं दी गई है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज हम जाट आरक्षण पे बैठे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, इसका क्या रिजल्ट निकल सकता है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, लेकिन सोल्यूशन करने की बजाय यहाँ पर केवल और केवल राजनीति ज़्यादा दिखती है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ने केवल और केवल राजनीतिक रोटियां सेकने का कार्य किया है, समाधान नहीं किया है कि आखिरकार समाधान कैसे हो सकता है। मैं कहता प्लीज मेरी बात पूरी होती नहीं दीजिए, मेरी बात समाधान, मेरी बात, अरे मेरी बात ऐसे है, मेरी बात सुन लीजिए। मैं संविधान, अरे पार्लियामेंट में बिल लेकर के आइए, हम उसका समर्थन करेंगे, हम विधानसभा में हमने बात रखी, उसको पास कराइए, कानून बनाइए। केवल जो भी आज मौजूदा हालात है, संविधान के अंदर जो 50% आज प्रावधान है, उसके द्वारा रिजर्वेशन नहीं मिल सकती। यदि रिजर्वेशन आप देने की नियत है तो संविधान के अंदर और ये जो माहौल गर्म है, इस माहौल को थोड़ा ठंडा करने के लिए, संजीदगी से बात करने के लिए हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद हम फिर से जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग जो आरक्षण की मुखालफत करते हुए या आरक्षण के पक्ष में बोलते हुए देश को जलाने की फिराक में तो नहीं है। कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश के साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं आपका फेवरेट नंबर 1 शो बिग बुलेटिन। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक बुलेटिन में ब्रेक के बाद आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेक लेना कॉमर्शियल दिखाने की मजबूरी भी है और कभी कभी ब्रेक इसलिए भी लेना पड़ता है, माहौल इतना गर्म हो जाता है कि कुछ हमारी समझ में आना भी मुश्किल होता है और आपकी भी। बहरहाल आज का मुद्दा ही काफ़ी गर्म है, क्योंकि बहुत गर्म दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कुरुक्षेत्र के सांसद राजकुमार सैनी और जाट आरक्षण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक। एक दूसरे को आप कहें धमकी का अंदाज भी आपने यशपाल मलिक का देखा कि 13 सितंबर तक अगर बयानबाजी नहीं बंद की तो इलाज कर देंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी किसी के बाप की पार्टी नहीं है। अमिताभ के अंदाज में राजकुमार सैनी ने क्यों कहा, कहां कहा, क्या कहा, जिसने नहीं सुना है दोबारा सुन लीजिए। मैं जिस समाज ने मुझे वहां तक पहुंचाया और जिस खाते में मुझे टिकट भी मिला बैकवर्ड समाज के माध्यम से, जो अगर मैं उनकी बात नहीं कह सकता, जाट 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 कर सकते हैं, मैं एक वर्ग की बात नहीं कह सकता, मुझे ऐसी राजनीति से क्या सरोकार। के सदस्य के साथ साथ आज अपने हक को छीनता हुआ देख करके इस बात के लिए खड़े हैं कि अगर हमारे ही नेताओं के हाथ से अगर हमारा नुकसान होता है तो उनकी आत्मा जहां रोएगी, जहां उनके हकों के ऊपर कुठाराघात होगा, वहां ये लोग निराशा के साथ साथ बगावत पर भी उतर सकते हैं। पहले मुझे कई बार इस बात का प्रेशर आया, लेकिन आज मुझे अपनी बात कहने से वो आपने हमारे प्रभारी से भी पूछ लिया होगा और पूछा होगा, आप ही ने पूछा, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये किसी के बाप की पार्टी नहीं है। जी, आप सभी ने सुना राजकुमार सैनी को, पैनल में जो लोग बैठे हैं उन्होंने भी सुन लिया होगा, जो दर्शक बैठे हैं उन्होंने भी सुन लिया होगा। ये जो बयान है, इस बयान के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी को राजकुमार सैनी की बात मान लेनी चाहिए या भारतीय जनता पार्टी को राजकुमार सैनी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, या भारतीय जनता पार्टी जिस धारा में बह रही है कि राजकुमार सैनी कुछ भी कहें और हम चुप रहें, इसी फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। केवल ढींगरा साहब, आपके पास केवल 1.5 मिनट है। देखिए, मैं ये इनको कहना चाहता हूं कि इन्होंने कोई एक्शन अभी तक 8 महीने में लिया नहीं और ये लेंगे भी नहीं, क्योंकि इनका जो सिस्टम है पार्टी का वो लोगों को भी समझ में आ गया और लोगों के पास भी चली गई। मेरा तो सिर्फ इनको इतना ही कहना है कि ये दूसरों के घरों में जो झांकने की बात करते हैं ना पार्टी ये वाली, ये इनको छोड़ना चाहिए और अपने अंदर झांकना चाहिए कि इनकी पार्टी का क्या सिस्टम है। जे अगर मान लो एक कोई फैमिली भी है, उसके घर में अगर बच्चा बगावती बोल कर देता है तो उसका भी हाल वही होता है जो सिस्टम का जो है इन्होंने कर रखा है। इनको अपने घर में झांकने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को और INLD
आईएनएलडी को भी। आईएनएलडी का सिस्टम भी वैसा ही रहा और भारतीय जनता पार्टी का भी। 6 साल ये बंसीलाल के साथ इकट्ठे रहे, 6 साल अब ये अपना आईएनएलडी बीजेपी के साथ इकट्ठी रही और दूसरों को सलाहें देने की बात करती है। इनको अपने घर के अंदर झांकना चाहिए। जी जी, आप इसका क्या जवाब देंगे? जेटली साहब आपके पास आ रहे हैं, इनेलो के पास भी आएंगे। जी, बात बोलना चाहता हूं कि एक भद्दा मजाक जो कांग्रेस पार्टी ने जाट समाज के साथ किया था, जिसका रिजल्ट आज सबके सामने है, जिसके ऊपर आज हम यहां पर बैठकर चर्चा कर रहे हैं, उस भद्दे मजाक को आज हम दोबारा दोहराना नहीं चाहते। हम चाहते हैं जाट समाज का एक प्रॉपर सर्वे हो, उनकी हकीकत निकल कर आए, हम कानूनी रूप से जाट समाज का हक दिलवाएं। और जैसा हमारे सैनी राजकुमार सैनी साहब बोल रहे हैं, वो ऑफेंसिव हो रहे हैं, ये डिफेंसिव हो रहे हैं। मैं फिर से पूछना चाहता हूं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि जाट समाज को उनका हक नहीं मिलना चाहिए, वो केवल एक ही बात कह रहे हैं कि मेरे समाज का हक नहीं जाना चाहिए। हमारी पार्टी का स्टैंड है सबका साथ सबका विकास, और जिस तरीके से कहते हैं कि हम बैलेंस नहीं बनाना चाहते, हम बैलेंस बिल्कुल राजीव जी माफ कीजिए, रोक रहे हैं आपको बीच में। आखिरी कमेंट इनेलो का हम लेना चाहेंगे। देखिए, मैं पहले तो ढिंगड़ा साहब की एक छोटे सा बात का जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि इनेलो का 6 साल राज रहा, जाटों को आरक्षण नहीं दिया। जहां तक जाटों के आरक्षण का सवाल है, जो आंदोलन चला वो 26 जनवरी सन 2008 को इसका उदय हुआ। आंदोलन यहां से शुरुआत हुई, कांग्रेस के राज से। 2008 से 2014 तक आरक्षण नहीं दिया, आंदोलन चलते रहे, रेल ट्रैक रोके गए, सब कुछ किया, लेकिन कांग्रेस ने केवल और केवल कब इस्तेमाल, केवल वोट का इस्तेमाल करने के लिए, वोट हथियाने के लिए केवल कब किया? इलेक्शन से 10 दिन पहले केवल इस्तेमाल करने के लिए। मैं ढिंगड़ा साहब की बात का ये मैं जवाब देना, लेकिन इसका समाधान क्या है? समय हमारे पास कम है। ये हो सकता है कि पहले तो कांग्रेस, ये भारतीय जनता पार्टी श्योर करे अपने सांसद को कि आपके 27% को नहीं छेड़ा जाएगा। उसके अलावा हम एक ऐसा प्रावधान करें, विधानसभा में पास करें, उसको पास करा के केंद्र के अंदर भेजें, वहां पर अध्यादेश लाएं। दुहन साहब आपके पास आ रहे हैं, रोहतक समर्थन करें, साहब और वहां पर आपके पास भी आएंगे। जी जी, शेरवाल साहब, दुहन जी, हाँ एक मिनट दुहन साहब बोलिए, आप आखिरी कमेंट आप। जी सर, हाँ जी बताइए सर। सर मेरा कमेंट यह है कि 27% रिजर्वेशन जो ओबीसी का है उसका केवल 6% लागू हुआ है, इसलिए जाट समाज अगर रिजर्वेशन से बचती आ रही है, ऐसी बचती रहेगी, मिलेगा कुछ नहीं। सर देखिए ये बात तो सही है कि डुगडुगी तो ये इसी तरीके से बजाएंगे, लेकिन जाट समाज जितना संघर्ष करेगा उतना ही जाट समाज अपने दुश्मनों के प्रति जागृत होता जाएगा, उतना ही जाट समाज शेड्यूल्ड कास्ट के साथ भाईचारे की परवाह में आता जाएगा। और रिजर्वेशन मिले न मिले, लेकिन हम लोग इस माध्यम से समाज को खड़ा कर देंगे, जो समाज हमारे दुश्मनों की, जो समाज जो इस देश को लूट रहे हैं, उनके कब्र में आखिरी कील साबित हो। देश को खड़ा कीजिए, समाज को खड़ा मत कीजिए। ठुकराल साहब आखिरी कमेंट आपका, जो डिस्कशन रिजर्वेशन ही केवल लागू हुआ है सर, 27% रिजर्वेशन का केवल 6% ही लागू हुआ है, जो भी नेता उभर कर सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से तो लगता है कि हमाम में सब नंगे हैं, तो इसलिए हमारा रिजर्वेशन 60% होना चाहिए। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, जो पार्टियां हैं और जो जाट के नेता भी हैं, वो भी अपनी कहीं ना कहीं एक सियासी रंग में रंग के सारी बात को करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ध्येय ये नहीं है कि किसी जो सेक्शन है समाज का जिसको उसका हक नहीं मिला उसको हक मिलना चाहिए, ऐसी बात वो नहीं कर रहे। कभी घुमा के इधर की घुमा के उधर की बात करते हैं। सवाल बहुत सीधा है कि ये इलेक्शन का मामला सिर्फ हरियाणा से जुड़ा हुआ नहीं, देश का मामला है। जो कुछ गुजरात में हो रहा है, जो महाराष्ट्र में हो रहा है, जो राजस्थान में पहले गुजरों का हुआ, उसके साथ लिंक्ड है। और भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं उसी पॉलिटिक्स को बढ़ाने की कोशिश कर रही है जिसमें से कांग्रेस गुजरी है। ये सब एक किस्म के एक ही तरह के चलने वाले लोग हैं और ऐसे चलाते रहेंगे। जब इलेक्शन आएगा उसके नजदीक जाके कुछ थोड़ा बहुत ये काम कर लेंगे, दाएं या बाएं कुछ भी कर लेंगे। जी जेटली साहब, सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, क्योंकि गेंद आपके पाले में है, तो एक मौका और आपको देते हैं जाने से पहले, कोई आश्वासन या सलाह या कार्रवाई का कुछ भरोसा क्या देना चाहेंगे जाते जाते? मुकेश जी, मैंने ये बात बार बार रिपीट करी है और बार बार दोहराना चाहता हूँ। आखिरी जाते जाते मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूँ, जाट समाज को उसका हक जरूर मिलेगा। जो लोग
हकदार हैं उनके हक छीने नहीं जाएंगे, लेकिन जिनके हक मिले हुए हैं उनके हक भी उनके पास वापस रहेंगे। अगर कोई समाज ये बोले कि उसका हक छीन के मुझे दे दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी की नीति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलना चाहती है। बिल्कुल, और यही जो बयान है हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जेटली साहब से, क्योंकि सरकार का प्रतिनिधित्व तो आप कर रहे हैं। आप सभी का बिग बुलेटिन के बिग डिबेट में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे बाद समझ गए होंगे कि हर आदमी, चाहे वो राजकुमार सैनी हैं या यशपाल मलिक हैं, वो अपनी राजनीति का विशेष ध्यान रख रहे हैं। लोगों के हकूक की बात शायद कम हो रही है और इसी का नाम राजनीति होता है, जो सालों साल से चली आ रही है और जिसके खत्म होने की उम्मीद भी हमें कम ही दिखाई देती है। आज के बिग बुलेटिन में बस इतना ही। एक नए मुद्दे के साथ, नई बहस के साथ वीकेंड के बाद सोमवार को आपसे इसी मंच पर फिर भेंट होगी। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश के साथ। खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।